हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ओके। तो जैसे कि आज 14th ऑफ जनवरी है। आज जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, जो हमारे जो जो एडिटोरियल हिंदू न्यूज़पेपर है उसका जो डेली एडिशन है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो इसमें एक आर्टिकल आया हुआ, मोर देन जस्ट एन एड्रेस। तो इसका अगर हम ये न्यूज़ में क्यों आए ये आर्टिकल, तो हम इसकी अगर बात करें तो जो एक गवर्नर है तमिलनाडु के, R N रवि। तो उनको क्या है कि उनको जो ये ओपनिंग लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी तमिलनाडु को, उसकी ओपनिंग के टाइम में जो इनको बोलने के लिए कहा गया था, तो वो चीज़ ना बोल करके ये जो एक मतलब दूसरे उसमें चले गए थे। मतलब वो ना बोल के कुछ और ही मतलब ओमिट कर गए थे। तो इसी के बैकग्राउंड यही है, इसका बैकग्राउंड है। तो इसका ये जो पूरा आर्टिकल है हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये जो हमारा मॉडल है, मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये क्या है? ये जो ब्रिटिश वाला है, बेमिनिस्टर इसको बोलते हैं, बेमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये हमारा कहाँ से आता है? जो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उससे लिया गया है। ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी न्यू पार्लियामेंट इन द यूनाइटेड किंगडम रिक्वायर्स द इलेक्शन ऑफ स्पीकर टू बी कंप्लीटेड एंड मेंबर ऑफ द हाउस। देखो, जो फर्स्ट सेशन होता है यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, जो फर्स्ट, देखो बैकग्राउंड हम पहले देख लेते हैं कि ये जैसे कि हमारे ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, हम ये पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम में जो फर्स्ट सेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो स्पीकर्स का जो इलेक्शन है वो होता है। और जो भी मेंबर्स हैं हाउस के, उनको वो ओथ लेते हैं, मतलब शपथ जो भी लेते हैं। ठीक है। Neither house of the parliament can proceed with any public business in further session unless it is opened by the king himself or the lord commissioner। जो भी पार्लियामेंट की जो भी बिजनेस होते हैं, पार्लियामेंटली पब्लिक बिजनेस होते हैं, ये जब तक नहीं चालू हो सकते हैं जब तक कि या तो जो लॉर्ड कमिश्नर है या किंग है। ठीक है। लॉर्ड कमिश्नर भी किसके बिहाफ में ओपन करेगा या परमिट करेगा? किंग के बिहाफ में। ठीक है। तो जब तक कोई भी बिजनेस जो पार्लियामेंट्री सेशन वो बिजनेस होते हैं, पब्लिक बिजनेस होते हैं, तो ये कुछ भी मतलब प्रोसीडिंग्स कुछ भी नहीं होंगी पार्लियामेंट में, जब तक कि ये जो किंग है और या लॉर्ड कमिश्नर है, ये जब तक परमिट नहीं करेंगे। ठीक है। द किंग्स स्पीच इज दस द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ईच न्यू सेशन। जो पार्लियामेंट जो किंग की जो स्पीच होती है वो फॉर्मल बिगनिंग उसको कहा जाता है। जैसे मतलब अगर न्यू सेशन चालू हो रहा है, तो जब उसकी मतलब एक स्पीच होगी, और किसकी स्पीच होगी? जो किंग की स्पीच होगी, तभी से मतलब उसको माना जाता है बिगिनिंग ऑफ न्यू सेशन। ठीक है। मतलब हर एक न्यू सेशन में क्या होगा, जो किंग है वो स्पीच देगा। ठीक है। तो और एंड द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटेंडेड प्रोग्राम ऑफ द बिजनेस फॉर द कमिंग सेशन। और इसमें क्या डिस्कस किया जाता है? जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और इंटेंडेड प्रोग्राम है, जो भी उनके बिजनेस से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री बिजनेस से रिलेटेड, वो जो आने वाले टाइम में है, तो उनको सब डिस्कस किया जाता है। ठीक है। द किंग्स स्पीच इज प्रिपेयर्ड बाय द इनकम्पेंट गवर्नमेंट एंड द कॉपी ऑफ गिवन टू हिम बाय लॉर्ड चांसलर। और ये जो किंग को स्पीच, जो किंग की स्पीच होती है, वो कौन, जो करंट में गवर्नमेंट होती है वो देती है। ठीक है। और ये किसके द्वारा दिए? जो लॉर्ड चांसलर ने ये दिए जाते, इनको इनके द्वारा जो किंग को दिया जाता है। ठीक है। अगर यही स्पेशल एड्रेस, अब यहाँ पे एक जो एक लार्ज हेडिंग पड़ी हुई हुई है, स्पेशल एड्रेस। एक मिनट। स्पेशल एड्रेस। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि एज इंडिया अडॉप्टेड द वेबमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड ऑन 18 मई 1949 टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और कब मतलब जो इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया था, ये वेबमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? 18 मई ऑफ 1949 में। ठीक है। और ये आर्टिकल 87 क्या कहता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू मेक स्पेशल एड्रेस टू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। और ये जो परमिट करता है कि प्रेसिडेंट को परमिट करता है कि स्पेशल एड्रेस के थ्रू जो दोनों हाउसेस हैं उनको असेंबल करने के लिए। ठीक है। जब भी फर्स्ट सेशन चालू होगा हर एक साल। ठीक है। मतलब ये जो आर्टिकल 87 है,
ये प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करता है कि जो अपनी स्पेशल एड्रेस के माध्यम से ये जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, इनको बुलाया जाए हर एक जब भी हर साल में न्यू सेशन होता है उसमें। ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ टू इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ समन। और ये पार्लियामेंट को जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट को ये बताएंगे कि इसका जो बुलाने का कारण है ये क्या है। ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 176, ये 87 किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए है। और जो आर्टिकल 177 है, 176 है, ये गवर्नर को क्या करता है, गवर्नर के लिए है। आर्टिकल 176 रिक्वायर्स द गवर्नर टू मेक स्पेशल एड्रेस एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। मतलब जो गवर्नर है, गवर्नर इसी तरह गवर्नर बुलाएगा, जैसे प्रेसिडेंट आर्टिकल 187 के तहत बुलाते हैं, तो उसी तरह आर्टिकल 176 के माध्यम से गवर्नर बुलाएंगे अपनी स्पेशल एड्रेस। ठीक है। एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एवरी स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू बोथ हाउसेस वेयर, और दोनों हाउसेस को वहां बुलाएगा जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ दीज प्रोविजंस वर बोरोड फ्रॉम रूल्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन क्या है, लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग इन द लोकसभा ऑन February 22, 1960 stated the president's address is nothing but a statement of policy of government। और उन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू थे जो फरवरी में 22 फरवरी 1960 को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट की एड्रेस है वो वैसा कोई कुछ नहीं है, बस एक वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनका एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इफ द प्रेसिडेंट्स एड्रेस हैज एनीथिंग रॉन्ग इन इट और ऑब्जेक्शनल इन इट, द गवर्नमेंट इज इट इज़ द गवर्नमेंट टू ब्लेम एंड नॉट द प्रेसिडेंट। अगर उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी मतलब अगर जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो भी वो स्पीच देते हैं, जो एड्रेस करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्शनेबल है या रॉन्ग है, तो वो ब्लेम किसको किया जाएगा, गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाता है। ठीक है। तभी यहाँ पे बोला गया है कि द प्रेसिडेंट एड्रेस इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मत क्योंकि वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यही जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है। member to criticize and condemn the government because there is done such statement in it which disapprove of। और कुछ लोग होते हैं जैसे मेंबर्स हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, मतलब डिसअप्रूव कर रहे हैं। ठीक है। तो और इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट है, उन्होंने भी इंटरप्रेट किया था इन द केस ऑफ सैयद अब्दुल मंसूर हैबदुल्लाह द स्पीकर द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 1966 में। उन्होंने क्या एड्रेस किया, तो उन्होंने ये बताया था कि हेल्ड दैट द स्पेशल एड्रेस इज नॉट एन आइडियल और सेरिमोनियल फॉर्मेलिटी। और उन्होंने क्या बोला था कि जो स्पेशल एड्रेस है वो कोई सेरिमोनियल फॉर्मेलिटी नहीं है, इट कीप्स द मेंबर इन्फॉर्म्ड। और ये जो मेंबर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करती है अबाउट द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज, जो भी एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज होती है, लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है। वो क्या करते हैं कि इसके बारे में बताते हैं, जो भी स्पेशल एड्रेस होती है उसमें। ठीक है। जो स्पेशल एड्रेस होती है उसमें क्या बोलते हैं, जैसे क्या बताते हैं, जैसे जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो सब बताते हैं। ठीक है। द हाई कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट द नॉन डिलीवरी ऑफ स्पेशल एड्रेस हैम्पर्स द लेजिस्लेटिव डिबेट्स एंड बजटरी क्रिटिसिज्म। और ये जो अगर स्पेशल, उन्होंने हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था, ये उन्होंने ये बोला था कि जो अगर स्पेशल एड्रेस नहीं होगी तो वो क्या करेगा, हमारे जो लेजिस्लेटिव डिबेट्स हैं उनको हैम्पर करेगा और जो बजटरी क्रिटिसिज्म है उनको भी हैम्पर करेगा। ठीक है। अगर इसी तरह देखा जाए तो द सुप्रीम कोर्ट हैड held that the constitutional conventions are much as a part of the constitution as its written text। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है वो क्या है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के एज अ रिटन पार्ट है, रिटन टेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हैं। ठीक है। एंड इट इज़ वेल सेटल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली adherence to the written text of the constitution but also to the constitutional convention। और उन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो क्या बनाती, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो किससे कंसिस्ट ऑफ होती है, जैसे रिटन टेक्स्ट हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन टेक्स्ट हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं, ठीक है। दीज कन्वेंशंस फिल्स द interstitial space of the written constitution and enable the effective coordination between the legislature, executive and judiciary। ये क्या बोल रहे हैं कि जो कन्वेंशन लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, वो जो इनके बीच का जो स्पेस है, तो वो क्या करते हैं कि फुलफिल करते हैं, ठीक है। दीज कन्वेंशन फिल्स द स्पेस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कुछ स्पेसेस हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो उनको फुलफिल करते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं कि इनेबल करते हैं जो कोऑर्डिनेशन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो भी स्पेसेस बचे हुए हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, तो वो फुलफिल करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, तीनों के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं। अगर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द गवर्नर कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल एक्शन बिकॉज आवर फाउंडिंग फादर्स होप्ड दैट द गवर्नर वुड मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रेक्टिट्यूड एंड प्रोपियरिटी। और उन्होंने क्या बोला था कि मतलब हमारे जो फोर फादर्स थे, मतलब जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, तो उन्होंने ये मतलब उन्होंने ये आर्टिकल बनाया था कि जो भी गवर्नर हैं उनको कंप्लीट इम्यूट किया जाए, ठीक है, कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाए। अगर उन्होंने कोई रॉन्ग एक्शन भी किया है तो उनसे पूरी तरह से उनको छुटकारा मिला, उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता। It is disturbing that serious breaches of the constitutional convention continue to be made by governor in state rule by। और इस समय क्या हो रहा है कि जो कंटिन्यूसली क्या हो जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीचेस किए जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन उनको ब्रीचेस किया जा रहा है कि जो भी अपोजिट गवर्नमेंट है जो भी स्टेट्स में, उनके द्वारा ये सब, ठीक है। The swearing in of chief minister early morning, the continued friction now between the governor and the ruling party in Kerala, formerly in Britain। इसके पहले कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। अब रोल ऑफ गवर्नर, गवर्नर का रोल देख लेते हैं। द स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ये ड्यूटी की तरह होता है, जो स्पेशल एड्रेस है गवर्नर की एक ये ड्यूटी है, ठीक है। विच इज़ परफॉर्म्ड विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द, और ये जो इसको जो कौन एड और एडवाइस करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि भाई एड्रेस में क्या बोलना है। और उनका हेड कौन होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, जो भी होते हैं स्टेट के, ठीक है। मतलब जो एड्रेस है वो एड एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर जो भी है। द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर इज दैट ऑफ द एल्डर स्टेट्समैन हु ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ ग्रेविटास। देखो ये क्या है, जैसे कि ये एल्डर है, मतलब इनको मतलब एक जैसे डिग्निटी होती है ना, तो वैसा ही मतलब एक एल्डर स्टेट्समैन है हु ब्रिंग्स द सेंस ऑफ ग्रेविटास टू द हिज ऑफिस। मतलब एक डिग्निटी हुई होती है इनकी ऑफिस की, जो भी जैसे गवर्नर है इनकी एक डिग्निटी होती है, बाय हिज ओथ एंड मस्ट प्रेजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। ये इनकी एक मतलब ऐसी डिग्निटी होती है कि जो भी हमारा ये लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, तो इसको हम ब्रीच ना करें, इस तो इसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनकी एक ड्यूटी भी होती है, ठीक है। The resident of Raj Bhavan are expected to avoid party politics and should not hamper the functioning of duly elected state government। और जो राजभवन में जो भी मतलब जैसे गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, तो इनकी एक ड्यूटी बनती है, और ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं। शुड नॉट हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ द ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है इनकी जो भी फंक्शनिंग इनको हैम्पर ना करे, ठीक है। मतलब ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होते हैं। इनका मतलब अगर ऐसा समझ लो कि इनको ये पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। इट इज़ it is a tribute to our constitution that it continues to be steel frame of India's republican democracy and has survived। और हमें ये तारीफ़ करनी होगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, जो करीब 70 ईयर्स गुजर गए हमारी रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, जो ये सरवाइव कर गई। मतलब इतनी बढ़िया से बनाया गया था इनको, जो भी प्रोविजंस हैं बढ़िया से मतलब काफ़ी ऑब्जर्व करके दिया गया था, ठीक है। but can be corroded and destroyed by the short-sighted and constitutional amendment and repeated breaches of the constitution। और इस समय क्या किया जा रहा है, जो हमारी ये जो डेमोक्रेसी है इसको कोरोडेड किया जाता है, मतलब डे बाई डे डिस्ट्रॉयड किया जा रहा है
या तो हम कोई जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐसे कर देते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को है, जो भी मतलब जो ज़रूरी राइट्स हैं हम उनको ब्रीच कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी पार्लियामेंट जो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है वो हमारी क्या हो रही है, धीरे धीरे कोरोडेड होती जा रही है और डिस्ट्रॉयड होती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो गया। और हमारे जैसे नेक्स्ट आर्टिकल, टेक अ स्टेप टू रेगुलेट द डीप फ्लेक्स। डीप फ्लेक्स क्या होता है, अगर सबसे पहले हम डीप फ्लेक्स को समझ लेते हैं। डीप फ्लेक्स वो होता है कि जो जो निगेटिव वे में अगर ऑडियो वीडियो वीडियो की जो एडिटिंग की जाती है किसी प्रोपेगेंडा या कुछ भी मिस इन्फॉर्म करने के लिए किसी को, तो ये जो होती है इसी को डीप फ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, और हम अब ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है कि अगर सेल्फ रेगुलेशन और कोई रेगुलेशन नहीं तो वो कितना हैम्पर कर सकता है ये किसी भी चीज़ को। और ये किसी मतलब प्रोवाइड कर, जैसे एआई को है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसको भी मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, एक इनके राइटर हैं गोल्डिंग्स हैं, विलियम गोल्डिंग्स हैं। इन्होंने इस जो नोबेल है इसमें बात किया है सेल्फ रेगुलेशन की। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ सेल्फ रेगुलेशन और द नो रेगुलेशन कैन बी डिजास्टर एट टाइम्स। दिस लेसन इज particularly relevant in the context of artificial regulation in India। अगर इस समय बात किया जाए जो ये है सेल्फ रेगुलेशन है, अगर सेल्फ रेगुलेशन और नो रेगुलेशन मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है तो ये कितने मतलब बुरे हो सकते हैं, कितने डिजास्ट्रस हो सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेटेड इन इंडिया, द लैक ऑफ रेगुलेशन क्रिएट एवेन्यू ऑफ फॉर इंडिविजुअल फर्म एंड नॉन स्टेट एक्टर। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, अगर कोई रेगुलेशंस नहीं है तो वो कैसे मिस यूज कर सकते हैं एआई को। ठीक है, यही बताया गया। द लीगल एम्बिगिटी कपल्ड विद द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट, इट is a potent mix for the disaster policy vacuum on deep flakes are perfect archetype of this situation। deep flakes average देखो, deep flakes leverage powerful technique from the machine learning and the artificial intelligence to manipulate the generate and visual and audio content with high potential to deceive। अब ये क्या करते हैं, जो डीप फ्लेक्स है ये एमआई को लोग क्या करते हैं कि एमआई को यूज करके, सॉरी मशीन लर्निंग और एआई को यूज करके क्या कर सकते हैं कि मनिपुलेट कर सकते हैं किसी को भी, जैसे कि जो भी ऑडियो है वीडियो है उनको एडिट करके एक निगेटिव वे में किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ अस लाइकली इनकाउंटर्ड अ हाईली कन्विंसिंग डीप फ्लेक्स ऑफ द टॉम क्रूज। टॉम क्रूज का एक डीप फ्लेक्स था, वो हाईली कन्विंसिंग था, बिल्कुल रियल लग रहा था। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों ने अगर, या तो हो सकता है कि आपने देखा हो या फिर मतलब आपको इनकाउंटर्ड हुआ हो। ठीक है, इशू विद डीप फ्लेक्स, अगर हम इशू की बात करें कि डीप फ्लेक्स के साथ क्या इशूज़ हैं। ठीक है, वाइल अप्रिशिएटिंग द टेक्नोलॉजी वी शुड बी अवेयर ऑफ सीरियस इशूज़ ऑफ डीप। अगर हम अपनी ये टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमें इश्यूज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर बात किया जाए पहला, तो फर्स्ट, सिंस दे आर कंपेलिंग डीप फ्लेक्स वीडियोज़ कैन बी यूज टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। ये क्या करता है, डीप फ्लेक्स हैं, ये डीप फ्लेक्स हैं किस लिए किया जा सकता है, या तो कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन उसको स्प्रेड करने के लिए और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। ठीक है, दे सीरियसली कंप्रोमाइज द पब्लिक एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द बिटवीन द फैक्ट एंड द फिक्शंस। मतलब कि जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्रोमाइज़ करता है जो लोगों की एबिलिटी है कि ये जानने की कि आखिर रियल क्या है और क्या नकली है। मतलब जो रियल और ओरिजिनल और जो नकली है, तो उसके बारे में जो लोगों की एबिलिटी थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है इनकी वजह से, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता कि आखिर रियल क्या है, मतलब इतने कॉपी होते हैं। ठीक है, दे सीरियसली कंप्रोमाइज द public ability to distinguish between the fact and the fiction। Second, there has been a history of using deep fakes to depict someone in compromising and embarrassing situation। और ये हमेशा से हिस्ट्री रही है कि लोगों को जैसे ये एम्बेरस करते हैं। ठीक है, एम्बेरस करते हैं और लोगों को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, फॉर इंस्टेंस देयर इज अ नो डाउट ऑफ डीप फेक्स पोर्नोग्राफी मटेरियल ऑफ द सेलिब्रिटीज। अब जैसे क्या होता है कि अगर देखा जाए कि जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं उनके जो पॉर्न वीडियोज़, उनके जो इमेज होते हैं उनके इमेज यूज करके पॉर्न वीडियोज़ भी बना देते हैं, तो ये भी एक मिस यूज है डीप फेक्स का। ठीक है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, तो वो भी उनकी रिड्यूस होती है इसकी वजह से।
Such photos and videos do not only amount to the invasion of privacy of the peoples reportedly in those videos but also to the harassment. उनको harassment भी feel होता है और ये जो उनकी privacy के against भी है, ठीक है। As technology advances, making such videos will become much easier. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे ये जो वीडियोज हैं बनाना आसान होता जाएगा। तो डीप फेक्स हैव बीन यूज फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड, और जो डीप फेक्स हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिसेंटली स्कैमर्स यूज्ड एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर, एक जो स्कैमर्स हैं उन्होंने यूज किया है एआई सॉफ्टवेयर, tricked the CEO of UK energy company over the phone into believing he was speaking with the head of German parent company. जो जर्मन की पेरेंट कंपनी है जो एनर्जी यूके एनर्जी कंपनी है, तो इसके जो सीईओ हैं ये बिलीव करवाया गया है, मतलब इसमें एडिट किया गया है कि ये जो जर्मन पेरेंट कंपनी है उनके हेड से उन्होंने बात किया फ़ोन पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट सीईओ ट्रांसफर्ड अ लॉज ऑफ मनी, उन्होंने ये जो यूरो है 2 लाख यूरो 20,000, 2,20,000 यूरो उन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र किया, किस लिए, ताकि वॉट ही थॉट वॉज अ सप्लायर, ये कि ये सप्लायर थे। द ऑडियो ऑफ डीफ्लेक्स इफेक्टिवली मिमिक्ड द वॉइस ऑफ सीईओ बॉस इंक्लूडिंग हिज जर्मन एसेंट, उनका जो जर्मन एसेंट है उसको भी, और जो जो बॉस हैं उनकी जो वॉइस है उसको भी मिमिक्ड किया गया है, ठीक है। क्रिएटिंग टेंशन इन द नाइबरहुड, अगर अब इसी के देखा जाए डीफ्लेक्स से ये टेंशन्स क्या क्रिएट हो सकते हैं हमारे आसपास। देयर आर 3 वेयर डीफ्लेक्स एंड अप being a lethal tool in the hands of India's non-friendly neighbors and non-state actors to create tension in the country. Deepfakes can use to influence the election recently. देखो क्या कर सकते हैं ये डीपफ्लेक्स, जैसे प्रोपेगेंडा चलाना है, इनको मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, और इसी तरह ये इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर इसी तरह जैसे डीपफ्लेक्स हैं, जैसे कोई वीडियोज़ है उसी को वीडियो को अगर हम किसी पार्टी के अगेंस्ट कर देंगे तो ये जाहिर सी बात है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उस पार्टी के अगेंस्ट, पार्टी के लिए, तो वो लोगों के जो पब्लिक ओपिनियन है वो बदल जाएगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो आउटकम है रिजल्ट का वो भी बदल सकता है, ठीक है। Recently, Taiwan's cabinet approved amendments to the election laws to punish the sharing of deep fakes videos or image. और इस समय रिसेंटली क्या है, ताइवान कैबिनेट है उन्होंने अमेंडमेंट किया है कि जो अमेंडमेंट किया है जो इलेक्शन लॉ है ये पनिश करने के लिए, कि जो भी डीप फेक्स हैं वीडियोज हैं उनको पनिश करने के लिए उन्होंने क्या है, एक मतलब जो इलेक्शन लॉ उसको अमेंडमेंट किया है ताइवान गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इसी तरह ताइवान इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंसर्न दैट चाइना इज स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू influence public opinion and manipulate the election outcomes, and this concern has led these amendment। और ये अमेंडमेंट कैसे आया, इसके पीछे का ये है कि जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक ओपिनियन और जो इलेक्शंस हैं उनका जो मनिपुलेशन हो सकता है उनके इलेक्शंस के आउटकम्स का, ठीक है। एंड दिस उसके बाद क्या बोला कि ये बात है, देखो जो चाइना के पास ऑलरेडी एक रेगुलेशन है, ठीक है, जो प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ डीपफेक्स डीम्ड हार्मफुल टू नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने जो मतलब चाइना के पास ऑलरेडी ये मतलब विडम्बना हमारी होगी कि जो चाइना है, चाइना के पास ऑलरेडी एक मतलब अमेंडमेंट है या रेगुलेशंस हैं जो कि जो डीपफेक्स से रिलेटेड है, और वो जो ये क्यों है कि इसमें बोला गया कि प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ डीपफेक्स डीम्ड हार्मफुल टू द नेशनल सिक्योरिटी और द इकोनॉमी, ठीक है। मतलब जो भी डीपफ्लेक्स ये इकॉनमी या फिर नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा, ठीक है, तो उनको प्रोहिबिट किया जाएगा। दीज रूल्स अप्लाई टू द कंटेंट क्रिएटर हु अल्टर फेशियल और वॉइस डेटा एंड कम इनटू, और ये रूल्स किसके अगेंस्ट होंगे, जो भी क्रिएटर होगा इसका, ठीक है। और ये कब से आ रहे हैं, आ गए जनवरी 10 2023 से लागू हो गए। डीप फ्लेक्स कैन बी यूज टू कैरी आउट इस espionage activities, doctored videos can be used to blackmail government and defense। और ये जो डीपफ्लेक्स हैं, डीपफ्लेक्स जो इसको जैसे कोई स्पाइस हैं, स्पाइस एक्टिविटीज़ के लिए भी किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर्ड वीडियो हैं वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए और डिफेंस ऑफिशियल्स को ब्लैकमेल करने के लिए, जैसे किसी अगर सीक्रेट उसमें वो लोग डाइवल्स हैं, ठीक है, तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए भी ये डॉक्टर्ड वीडियोज़ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए जैसे 2022 में क्या हुआ, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट
Volodymyr Zelensky revealed that the video posted on the social media in which he appeared to be instructing Ukrainian soldiers to surrender the Russian force. और ये जो उन्होंने बताया कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट उन्होंने बताया कि एक सोशल मीडिया में वीडियो था जो कि ये बता रहा था, उसमें ये दिखाया गया था कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बताया कह रहे हैं कि जो रशियन फोर्सेस थे उनके अंदर उनके आगे सरेंडर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक क्या था, डीप फ्लेक्स था। मतलब ये रिसेंट डीप फ्लेक्स था, अगर मेजर डीप फ्लेक्स की बात करते हैं। इन इंडिया डीप फ्लेक्स कुड बी यूज टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी मटेरियल सच एज वीडियोज परपोर्टिंग टू शो आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस कमिटिंग क्राइम्स इन एरियाज विद कॉन्फ्लिक्ट। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं उसमें अगर बात किया जाए जैसे इंडिया में, तो जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं उनमें जो क्राइम कमिट जो ये आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, वो क्राइम कर रही हैं। ठीक है, दीज डीप प्लेक्स कुड बी यूज टू रेडिकुलाइज पॉपुलेशन, रिक्रूट टेररिस्ट और इंसाइट वायलेंस। ये क्या कर सकते हैं, डीप प्लेक्स काफ़ी इनका फार रीचिंग इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे ये वायलेंस है उसको भी इंसाइट कर सकते हैं। ठीक है, और टेररिस्ट है, टेररिस्ट को भी क्या करते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। एज द टेक्नोलॉजी मेच्योर फॉर द डीप प्लेक्स could enable individuals to deny the authenticity of the genuine content। मैंने क्या बताया कि जैसे कि मतलब जो ऑथेंटिसिटी है जेन्युइन कंटेंट की, उसकी क्या धीरे धीरे जो मतलब डीप फ्लेक्स को यूज करके लोग कहेंगे कि अगर कुछ चीज़ सही भी होगी तो लोग क्या कहेंगे ये डीप फ्लेक्स है, मतलब जो ऑथेंटिसिटी है उसको डिनाई करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलरली इफ़ इट शोज देन एंगेजिंग इन अप्रोप्रिएट और क्रिमिनल बिहेवियर बाय क्लेमिंग दैट इट इज़ डीप फ्लेक्स। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है और या फिर जो भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो भी उन्होंने इनअप्रोप्रिएट कुछ भी किया है, तो वो क्या कहेंगे ये डीप फ्लेक्स है, मतलब वो क्लेम करेंगे वो मतलब इसका सहारा लेके डीप फ्लेक्स का वो भी कोई भी इनअप्रोप्रिएट या क्रिमिनल मतलब बिहेवियर है, जो क्रिमिनल बिहेवियर को यूज करके वो कुछ भी अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, डीप फ्लेक्स का सहारा लेके दिस कुड लीड टू द लायर्स डिविडेंड। ठीक है, as described by the professor Daniel Skeet, Citron and Robert Chelinsky। इसको क्या बोलते हैं, इसको जो लायर्स डिविडेंड है इसको भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा, जैसे डीप्लेक्स का सहारा लेके जो लायर्स डिविडेंड है उसको भी बढ़ावा मिल सकता है। The individual can exploit the increasing awareness and prevalence of the deepfakes technology to advantage of denying and authenticity of the certain content। क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जो अवेयरनेस है इस समय, प्रेवलेंस ऑफ डीप फ्लेक्स टेक्नोलॉजी टू एडवांस देयर डिनाइंग ऑथेंटिसिटी। जो मतलब क्या कर सकते हैं, जो जो डिनाई करने की वो है, डिनाइंग ऑथेंटिसिटी है इनकी, वो उस कंटेंट को क्या बढ़ा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ठीक। तो मतलब इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, जो अवेयरनेस है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस है और प्रिवेलेंस ऑफ डीप फ्लेक्स टेक्नोलॉजी, उसको यूज करके वो लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑथेंटिसिटी है कंटेंट की उसको डिनाई कर सकते हैं। और नीड फॉर लेजिस्लेशन, मतलब अब क्या ज़रूरत है इसको रेगुलेट करने के लिए, डीप फ्लेक्स को रेगुलेट करने के लिए। अगर यही बात किया जाए कि जैसे कि करंटली वेरी फ्यू प्रोविजंस अंडर द इंडियन पीनल कोड, कुछ ही मतलब जो इंडियन पीनल कोड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 वाला एक्ट आया था, उसमें कुछ ही मतलब इन दोनों में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे कि है सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर द डिफ्लेमेशन। ठीक है, जो आर्टिकल सेक्शन 500 है आईपीसी का, वो क्या करता है, पनिशमेंट फॉर द डिफेमेशन। अगर कोई डिफेम कर रहा है किसी को इसके थ्रू, डिफ्लेक्स के थ्रू या किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो ये क्या कर सकता है, पनिश करेगा। अगर सेक्शन 67 और 67A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पनिश द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। क्या करता है, अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल है तो 67 और 67A के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, पनिश करेंगे। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स ऑफ 1951 एक्ट इंक्लूड द प्रोविजन प्रोहिबिटिंग द क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट और द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जो मिसलीडिंग है, क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट के अगेंस्ट या कैंडिडेट के फेवर में, तो ये इसको क्या कर सकता है, क्या करता है कि रेगुलेट करता है, या जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा या
उसको पनिश करेगा, ठीक है। ये आर्टिकल सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। बट दीज आर नॉट इनफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेट रूल्स दैट रिक्वायर्स रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट टू गेट प्रायर प्री अप्रूवल। तो इलेक्शन कमीशन है जो उन्होंने इस रूल को क्या किया, सेट किया है कि जो प्री इसका एडवर्टीजमेंट देने से पहले प्री अप्रूवल किया जाए कि ताकि ये अप्रूव है कि नहीं है, ठीक है, टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड फेयरनेस। मतलब एडवर्ट जैसे टीवी में एडवर्टीजमेंट होता है, रेडियोज़ में एडवर्टीजमेंट होता है, इसका पहले प्री अप्रूवल होगा। किस लिए होगा, क्योंकि ये जो एक्यूरेसी और फेयरनेस ये बरकरार रहे, ठीक है, या उसको तय किया जा सकते हैं। हाउएवर दीज रूल्स डू नॉट एड्रेस द पोटेंशियल डेंजर्स पोज्ड बाय द डीपफेक्स or there are often lag between the technologies and the enactment of the laws to address the issues and challenges they create. अब क्या है, इंडिया लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू एआई इज, जो भी लीगल फ्रेमवर्क है एआई से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेजिस्लेशन शुड नॉट हैम्पर इनोवेशन इन एआई। जो लेजिस्लेशन है जो इनोवेशन एआई के फील्ड में चल रहा है तो उसको हैम्पर ना करे, लेकिन इट शुड रिकॉग्नाइज द डीप फेक्स टेक्नोलॉजी मे बी यूज्ड इन द Commission of Criminal Act and should provide provisions to address the use of deepfakes in the और जो भी लेजिस्लेशन है ये उसको तय करे कि जो भी एआई टेक्नोलॉजी है वो क्रिमिनल एक्ट्स को करने में ना यूज हो। तो अगर क्रिमिनल एक्ट में यूज हो रहा है तो उसको रेगुलेट करने की जो जो भी लेजिस्लेशन है वो प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट प्रोवाइड प्रोविजन टू द एड्रेस यूज ऑफ deflects in these cases. The proposed Digital India Bill can also address the issue. We can't always rely on the policy of self-regulation. और ये जो डिजिटल इंडिया बिल है ये भी इस इशू को एड्रेस कर सकता है। हमें हमेशा जो पॉलिसी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन को हमेशा उस पर रिलाई नहीं होना, ठीक है। एटलीस्ट दैट इज़ वॉट लॉर्ड ऑफ फ्लाइज हैज़ टॉट। यही हमें क्या बताता है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बताता है, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल्स हो गए। इसका जो ओवरव्यू है, आर्टिकल्स जब लंबे होते हैं तो इसका जो ओवरव्यू होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक होता है। देखो ये हमारा थर्ड आर्टिकल है, बाउंड सुप्रीमेसी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज नॉट अनडन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे दो लिमिटेशन दी गई हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री रेगुलेशंस हैं उसकी दो लिमिटेशन है। पहला तो एक जुडिशियल रिव्यू हो गया, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स टू रिव्यू द लेजिस्लेशन फॉर पॉसिबल वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहा है, अगर कोई अमेंडमेंट करने से, तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन हमारी क्या हो गई, द कॉन्स्टिट्यूशन नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर, ठीक है। मतलब कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जो या कोई नहीं होना चाहिए जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं, जो भी हमारा 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था तो उससे जो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन तय हुई थी, तो उनको कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं बना, कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कोई लॉ नहीं पास कर सकते जिससे कि इसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। अगर पहली लिमिटेशन की बात किया जाए तो सेट आउट इन आर्टिकल, पहली लिमिटेशन किस में है, आर्टिकल 13 में, अंडर विच लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। अगर कोई ऐसे अमेंडमेंट हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, आर्टिकल 13 के तहत उसको वॉइड घोषित किया जा सकता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये हमारा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाई गई थी, जो 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, ये तो मैंने पहले बता ही दिया है, ठीक है। तो वॉइस प्रेसिडेंट इस समय ये चल कर ये आर्टिकल आया क्यों है, तो वॉइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर रिमार्क क्वेश्चनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रोपाउंडेड इन द आर्टिकल इन द लैंडमार्क केस केशवानंद भारती केस। तो इस समय क्या है कि जो हमारे धनकर साहब है वॉइस प्रेसिडेंट हैं, ये क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रोपाउंड हुई थी केशवानंद भारती केस में, तो ये इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजीशन ऑफ लव। बोलते हैं कि ये जो
डॉक्ट्राइन है, तो ये क्या करती है, जो लॉ का करेक्ट पोजीशन को शो नहीं करती, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ठीक है। In his view, the basic structure doctrine has absurd the parliamentary sovereignty and goes against the democratic imperative and that elected legislature should reign the Supreme Court। तो ये बोलते हैं कि धनखड़ साहब ये बोलते हैं कि जो तो ये धनखड़ साहब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी ये जो डॉक्ट्राइन है, ये क्या करता है, जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है इसको हड़प रही है, ठीक है, एंड गोज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इम्परेटिव, जो भी डेमोक्रेटिक इम्पोर्टेंस है उसके अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, दैट इलेक्टेड लेजिस्लेचर शुड रेन द, और वो बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको, जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है उसको रेन करना चाहिए, ठीक है, रूल करना चाहिए, ठीक है। हिज पार्टी हिज पर्टिकुलर कंसर्न सीम्स जस्टिफाइड, अगर देखा जाए तो इसका जो इनका जो कंसर्न है वो ठीक है, एक तरह से जस्टिफाइड लगता है, लेकिन दैट सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटेड द नेशनल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी जो एक्ट आया था, एनजेएसी जो आया था, तो उसको क्या कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको प्रिवेंट कर दिया है, ठीक है, मतलब उसको एग्जिस्टेंस में नहीं लाने दिया। तो ये कुछ वो है, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू सी हिज अटैक ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ current dispensation tirade against the judiciary and its grievances that it not enough to say in the appointment। और ये जो एनजेएसी था, एनजेएसी क्या था, अपने जो जजमेंट जजों के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, तो इसको जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नॉन मतलब जो एग्जिस्टेंस में नहीं लाने दिया है, तो इसको मतलब वर्ड घोषित कर दिया है, ठीक है। द आइडिया दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडरमाइन द पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी इज सिंपली रॉन्ग। ये राइटर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो अगर देखा जाए जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ये कर सकते, अगर बोला जाता है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को क्या कर सकते हैं कि ये अंडरमाइन अगर कर रहा है, तो ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। पार्लियामेंट इज सॉवरेन इन इट्स, बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अपनी जगह ठीक है, अपनी जो उसका एक्सटेंट है, अपने उसका डोमेन है, वो अपनी जगह मतलब इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, ठीक है, लेकिन इट इज़ स्टिल बाउंड बाय द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भी अगर देखा जाए तो इसकी जो लिमिट है, ये लिमिटेशन पोज्ड की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मिस्टर धनकर सीम्स टू हैव अ प्रॉब्लम विद एनी शॉर्ट ऑफ लिमिटेशन। और इस अगर देखा जाए कि धनकर साहब की क्या प्रॉब्लम है कि जो लिमिटेशन है पार्लियामेंट के जो रिडक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ये उनकी प्रॉब्लम है कि उसमें मतलब यही प्रॉब्लम है जो वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उस पर क्या कर रहे हैं कि ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है उसको कम कर रहे हैं। तो एक वही ये भी एक रीज़न है, ठीक है। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को देखा जाए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या, जैसे मेन पर्पज ऑफ द डॉक्ट्राइन टू इंश्योर दैट द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी फंडामेंटल फीचर्स जो भी हैं, तो उसको क्या किया सकते हैं, मतलब इसका पर्पज ये है कि जो इंश्योर करे कि जो फंडामेंटल फीचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को, वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ना लेजिस्लेट किए जाए, मतलब उनको बाहर ना कर जाइए, या फिर उनको इनकन्सिस्टेंट जो भी इनके अगेंस्ट जो भी फीचर्स हैं, इनके अगेंस्ट कोई ऐसा लॉ ना पास किया जाए या ऐसा एक्ट को ना पास किया जाए जो इसको लेजिस्लेट करे या आउट ऑफ एग्जिस्टेंस बना दे। इट हैज़ बीन इन्वोक्ड टू स्ट्राइक डाउन द अमेंडमेंट ओनली इन फ्यू केसेस, ये कुछ केसेस में जो अमेंडमेंट है हो सकते हैं, बट मैनी अदर हैव सर्वाइव बेसिस। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चैलेंज आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर्स अगर उसको कोई अमेंडमेंट कर रहा है इस बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, तो उसमें चैलेंजेस होंगे। पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इज ट्रांसिएंट बट एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज रूल ऑफ लॉ। ये मतलब शॉर्ट टाइम, जैसे पार्लियामेंट्री जो मेजॉरिटी है वो शॉर्ट टाइम के लिए है, लेकिन अगर जो देखा जाए एसेंशियल फीचर्स हैं, जैसे रूल्स ऑफ लॉ हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर हो गई, आइडिया ऑफ इक्वालिटी हो गई, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, ये क्या है, ये पेरेनियली मतलब इनको हमेशा से प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो ताकि कोई जो पार्लियामेंट है इनको मतलब बाधित ना करे, ठीक है। इट मे बी ओपन टू
अगर ये क्या, इट मे बी ओपन टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कम अप विद अनदर कॉन्स्टिट्यूशन दैट चेंजेस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बट लेजिस्लेचर इन फॉर्म्ड अंडर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अलाउड। मतलब ये जो यही हो सकता है कि अगर नए जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो आए, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन विद अनदर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है किसी नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आए, तभी ये जो बेसिक फीचर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर एसेंशियल फीचर्स हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये इनको अलाउ नहीं करता, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलाउ नहीं करता है कि इनको ब्रीच किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे 3 आर्टिकल हो गए। अब उसके बाद हम कल मिलेंगे। ठीक है, तो इनको बढ़िया से आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे जनरल पर्सपेक्टिव से भी है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।